बाजी हेलो, हेलो बाजी, बाजी कुछ बोलिए। भाभी, बाजी बाजी हेलो बाजी दिखाओ। अरे बाजी का कॉल आया, वो भी विनय जी के नंबर से आया। भाभी ये मुमकिन ही नहीं है। अरे मुझे पता है ये मुमकिन नहीं है, पर मैं सच कह रही हूँ। पर नेहा इसमें कोई कॉल नहीं है, देखो। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या दीदी, आपके भाई के नंबर से ना मुझे कॉल आया था। रुकिए मैं डायल करके देखती हूँ, ठीक है? मैं डायल करके देखती हूँ। भाभी The number you have called is currently not reachable. नेहा, आज जो तुम कह रही थी वो सच होता। दीदी मैं सच कह रही हूँ, माता रानी की कसम, बाजी का ही कॉल था। भाभी ये आपका वहम है। जब से माँ की मौत हुई है आप इतनी थकी हुई है, आपकी नींद नहीं हुई है। शायद यही वजह है कि आप सही कहा ना दीदी मैंने। वहम कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, बाजी का ही कॉल था। भाभी नेहा की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही, शायद 3-4 दिन से सोई नहीं है इसलिए। हाँ ठीक है, मैं समझाती हूँ। भाभी आप बहुत थक गई हैं, चल के सो जाइए ना। मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन भाभी नेहा बात को समझो, थोड़ा आराम कर लोगी तो तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ना मुझे नींद नहीं आ रही है, आप लोग सो जाइए। सो जाइए। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप हमें बुलाएंगी। ठीक है, पक्का? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाजी, बाजी मेरा कोमल, दीदी कोमल, दीदी क्या हुआ नेहा? भाभी क्या हुआ? जरूर तुम कोई बुरा सपना देखा तुमने? मुझे मारने आया ना, उसके हाथ में चाकू था, वो मुझे मार डाला। कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। कोमल जाके देखो कौन था। हाँ दीदी बैठो इधर, कोई नहीं मारेगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बैठो बैठो इधर, बैठो बैठो, कुछ नहीं होगा। भाभी वहाँ तो कोई भी नहीं है। वो भाग गया होगा, मारने के लिए आया था वो मुझे। यहाँ कुछ नहीं है, पानी पियो। कोई नहीं था, पानी पियो। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। भाभी भाभी ये चाय पी लीजिए। लगता है माजी आ गई है। माजी, भाभी माजी, माजी, भाभी माजी, 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 माजी कहाँ है? हाँ, माजी, माजी, माजी। क्या हुआ नेहा? पता नहीं क्या हो गया है बेचारी को, जब से माँ गई है एकदम पागलों जैसी हरकत करने लगी है। माजी, एक ही बात के पीछे लग गई है कि माँ जी जिंदा है, उनकी जान खतरे में है, तो बोल बोल के थक गई। आप लोग समझा के देखिए, शायद आप लोग की बात मान जाए।
सही कहा ना मैंने। रुको मैं देखता हूँ। नेहा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मुझे माँ जी को ढूंढना है, वो मुझे पुकार रही थी। आप सब उन्हें ढूंढ क्यों नहीं रहे हो? भाभी माँ जी मर चुकी हैं, वो जिंदा नहीं है अब। नहीं, वो जिंदा है। उन्होंने मुझे ना फोन किया था, वो मुसीबत में है, वो मुझे पुकार रही थी। मैं माँ जी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ, तुम लोग मत ढूंढो, मैं जा रही हूँ। भाभी माँ जी। ये कैसे पॉसिबल है? एक मरा हुआ इंसान कॉल कैसे कर सकता है? आपने ही तो सावित्री जी की बॉडी की शिनाख्त की थी ना? सर मैंने ही शिनाख्त की थी, पर मैंने उनका पर्स, उनकी साड़ी, उनका कड़ा देख के उनको पहचाना था। उनका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था ना। क्या पता वो लाश किसी और की हो और माँ जी जिंदा हो। आप प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए और माँ जी को ढूंढिए, भगवान के लिए प्लीज। अच्छा देखिए, आप शांत हो जाइए, रोइए मत। ये बताइए कि वो विनय का फोन कहाँ है जिससे उसने कॉल किया था? वो तो आप लोगों के पास था ना? सर, पोस्टमार्टम के बाद बॉडी के साथ साथ सारी चीजें सावित्री को सुपुर्द कर दी थी, मोबाइल फोन भी। तो इसका मतलब वो फोन घर पे ही होना चाहिए। देखिए जरा। ठीक है सर। आप जरा बाहर इंतजार कीजिए। नेहा, सर आप भी मेरा यकीन नहीं कर रहे ना। अगर आप माँ जी को नहीं ढूंढेंगे ना तो मैं खुद ढूंढूंगी। सॉरी सर, माफ कर दीजिए। एक्चुअली पहले भैया की डेथ और अब माँ की डेथ, तो बेचारी सदमे में एकदम पागल सी हो गई है और ऐसी पागलों जैसी बातें करती रहती है। हाँ, कल तो भाभी ने कहा कि उनकी किसी ने जान लेने की कोशिश की है। फिलहाल आप लोग घर जाइए और उनका अच्छे से ख्याल रखिए। जी सर। जी। सर, मुझे लग रहा है नेहा अपना मानसिक संतुलन खो रही है। उसकी बातों से तो यही लग रहा है। खैर, मुझे सावित्री और विनय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, लेकर आओ। यस। भाभी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप खुद को देखिए, अपनी हालत देखिए, जिद मत कीजिए। सही कहा ना मैंने? हाँ भाभी, अब जो इंसान जिंदा ही नहीं है उसे कैसे ढूंढ सकते हैं आप? प्लीज बात को समझिए, शांत हो जाइए। नेहा, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। ना तो माँ जिंदा है और ना तुम्हें कोई कॉल आया था। देखो नेहा, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम पागल हो जाओगी। मेरी बात मानो, अंदर जाओ और रेस्ट करो। बस बंद करो चिल्लाना। तुम लोगों को यकीन नहीं है ना? तो ठीक है, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। दी राजेश, राजेश, देखना राजेश, इनमें से कोई मुझ पे यकीन ही नहीं कर रहा है कि माँ जी जिंदा है। शांत हो जाइए, मैं आ गया हूँ ना, बस। हाँ, इन लोगों ने मुझे सब कुछ बताया कि क्या हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब आप जाके तैयार हो जाइए, मैं आपको लेने आया हूँ। यदि अगर आप इस घर से दूर रहेंगी तो शायद माँ जी और जीजा जी को भूल पाएंगे। चलिए अब आप मेरे साथ चलिए। क्या? तू भी मुझ पे यकीन नहीं करता है ना? तुझे भी लग रहा है मैं पागल हो गई हूँ, है ना? अच्छी बात है। तू, मुझे ना किसी की जरूरत भी नहीं है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, बस चले जाओ, चलिए। सुन लिया तुम सबने? अब यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं, चलो यहाँ से। कैसी औलाद है ये? कोई फिक्र नहीं है इनको माँ जी की। पता नहीं माँ जी किस हालत में होंगे। मुझे मंदिर जाना चाहिए। मुझे मंदिर। दीदी, सर, विनय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
हम आपके घर गए थे। आपके भाई ने बताया कि आप यहाँ मिलेंगे। आपके बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ पर हैं? वो सब छोड़ के चले गए मुझसे तंग आकर। आप बताइए, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आपको विनय का मोबाइल मिला क्या? नहीं सर, मैंने पूरे घर में देखा पर कहीं नहीं मिला। एक बात बताइए, विनय ज्यादा दारू पीता था? जी सर, वो एक बार के लिए भूखे रह सकते थे पर दारू के बिना नहीं। पर आप ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चला कि उसकी ऑलमोस्ट दोनों किडनी खराब हो चुकी। आप एक बात और पूछनी थी आपसे कि सावित्री जी के पैर में फ्रैक्चर था क्या? नहीं तो क्यों? उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उनका दाहिना पैर टूटा हुआ है और काफी साल से टूटा हुआ है। नहीं सर, माँ जी बिल्कुल ठीक थी। शायद आपके शादी के पहले की बात है। एक बार उनकी बेटियों से पूछ के बता दीजिएगा। जी सर। अब कुछ जरूरत पड़ी तो फिर आएंगे हम। सर, आपको अभी तक मुझ पे यकीन नहीं है ना? नेहा जी, हम पुलिस वाले सबूतों पर यकीन करते हैं और अभी तक ऐसा कोई सबूत मिला नहीं है जिससे ये पता चले कि सावित्री जी जिंदा है। उनका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है और आपको भी शक, इसलिए हमने कोर्ट में अर्जी दे रखी है डीएनए टेस्टिंग की। एक बार परमिशन मिल जाए तो हम डीएनए टेस्टिंग करा लेंगे। सर, मुझे सिर्फ इसी बात का डर है कि कहीं देर ना हो जाए। इनके कॉल डिटेल्स लो। जी सर। देखो, मैं जानता हूँ तुम क्यों परेशान हो। नेहा बाबा के बारे में सोच रही हो ना। कोमल, मुझे ना तुम उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा चलो, तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। मैं यूपी पुलिस स्टेशन से बात कर रही हूँ। क्या सावित्री नाम की किसी औरत की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी? मैम मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेगा। वो लोग मुझे मार डालेंगे। मैम हुआ क्या है? आप शांत हो जाइए, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं। ये चोट, सिंह, इन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाइए। जी सर, आप चलिए मेरे साथ डॉक्टर। नहीं मैम, सर मुझे डॉक्टर के पास नहीं, पहले आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। ठीक, आप बताइए क्या हुआ? सर वो मैं मार्केट से लौट रही थी और एक कार तेजी से मेरी ओर आई। मैं तो बच गई, पर ये चोट। तुम ठीक हो? सुमन, ये चोट कैसे लगी? हाँ, क्या हुआ तुम्हें बताओ। सुजीत, वो मैं मार्केट से लौट के आ रही थी और एक कार ने सीधे आके मुझे टक्कर मार दी। आपको किसी पे शक है? हाँ, नेहा के भाई राजेश पर। राजेश? वो आपको क्यों मारना चाहता है? सर, जायदाद के लिए। वो हमारी माँ की जायदाद हड़पना चाहता है।
जैसे उसने हमारी माँ और भैया को मार दिया, वैसे ही वो हम दोनों को भी मारना चाहता है, ताकि इस जायदाद का कोई भी वारिस जिंदा ना बचे और ये सारी जायदाद उसकी बहन नेहा के नाम हो जाए। सर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सर क्या हुआ, एक बार मुझे बताएंगे तो? सर क्या हुआ सर? अब पता चल जाएगा, पहले थाने तो चल। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता तो चले। सर मोबाइल मिला? सर पूरा घर छान लिया है, मोबाइल कहीं नहीं मिला। ले चलो इसे। लेकिन सर मैं ये विनय का मोबाइल है ना? हाँ सर, ये उसी का मोबाइल है। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम सर। ले चलो इसे। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया। सर मुझे नहीं पता। सर आपने हमें क्यों अरेस्ट किया है? तुम्हारी ननद सुमन और कोमल ने तुम दोनों के खिलाफ FIR लिखवाई है, उस पर जानलेवा हमला करने के लिए। और उसे यह भी शक है कि तुम दोनों ने मिलकर विनय और सावित्री जी को मारा है। सर ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरा भाई कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकता। ये मोबाइल विनय का है, इसके घर से मिला है। हो सकता है तुम इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होगी, लेकिन इसने अकेले सब कुछ किया है। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता कि ये मोबाइल मेरे घर कैसे आया। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम सही कह रहे हो या गलत, ये तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन तब तक तुम हमारे कस्टडी में रहोगे और तुम जा सकती हो। याद रखना, शहर छोड़ के ना जाना। ले जाओ इसे। नहीं सर प्लीज। सर नेहा दी मैंने कुछ नहीं किया। सर राजेश सर प्लीज छोड़ दीजिए उसे, उसने कुछ नहीं किया है, मैं सच बता रही हूँ। ये क्या मजाक है दीदी? आपने मेरे देवता जैसे भाई के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। हाँ हाँ, तेरा भाई देवता है और हम सब तो राक्षस है ना। सुमन थोड़ा आराम से। सुजीत आप बीच में मत आइए। क्या हमें नहीं पता कि तूने ये जो कुछ भी किया है वो जायदाद के लिए किया है? हाँ, कुछ तेरा भाई आता है वो भी शामिल है ना? हाँ सही कहा ना मैंने? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो तू यहाँ क्यों पड़ी है? क्या बचा है तेरा? इसका मतलब साफ है कि इसकी नीयत में खोट है। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि माँ और भाई की जान तूने ही ली है। तुम लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये सब मैंने किया है जायदाद के लिए? तो ठीक है, ये रही सेफ की चाबी, तुम लोग अपने पास रखो, ठीक है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, पर भगवान के लिए बाजी को ढूंढने में मेरी मदद करो प्लीज। ऐसा है ना, तो हम भी देखते हैं कितनी दूध की धुली है। आओ चलो मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ। दीदी चल दीदी छोड़िए मुझे। ये देखो इसकी सराफत और ईमानदारी, पहले ही पूरा सेफ खाली कर चुकी है और यहाँ शरीफ बनने का नाटक कर रही है। तुझे क्या लगता है बेवकूफ है हम लोग? दीदी मुझे नहीं पता जेवर और गहने कहाँ गए। मेरा यकीन मानिए, माँ जी की मौत के बाद से मैंने तो इसे खोला तक नहीं है। वाह, खोला नहीं है तो कहाँ चले गए? चल बहुत हो गया नाटक, तू अभी निकल। निकल 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 यहाँ से, निकल। वाह माता जी वाह, मैंने सुना था कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेता है उनकी श्रद्धा परखने के लिए, पर ये कैसी परीक्षा थी माँ?
आपने तो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पति मर गए, माँ जी को कुछ पता नहीं चल रहा है, मेरा भाई जेल में है और मुझे मेरे ही घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया इस लांछन के साथ कि मैंने ये सब किया है और वो भी दौलत के लिए। ये है मेरा इनाम, मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, मेरी भक्ति का। आपको क्या सुख मिलता है अपने भक्तों को दुखी और लाचार देख के, जो मेरी ऐसी परीक्षा ले रही हो माँ? ठीक है माँ, अब जब आपने मुझसे इतना कुछ छीन लिया है तो एक और चीज छीन लीजिए, मेरे भी प्राण ले लीजिए माँ, मेरे भी प्राण ले लीजिए। मैं और जीना नहीं चाहती, मेरे पास और कोई वजह नहीं है जीने के लिए, मेरे प्राण ले लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रात को यहाँ रुकी। बिटिया, तुम्हें होश आ गया? तुम रात भर बेहोश थी और ये डॉक्टर पूरी रात यहाँ थे। हम तुम्हारे घर गए थे पर वहां कोई नहीं मिला। क्या जरूरत थी ऐसी हालत में घर से बाहर जाने की? मतलब बिटिया तुम पेट से हो। वैसे हमें विनय और सावित्री जी का बहुत दुख है, लेकिन बिटिया कहते हैं ना, ऊपर वाला कुछ लेता है तो कुछ देता भी है। जरूर तुम्हारी भक्ति का ही फल माता रानी ने तुम्हें दिया है। अरे बिटिया क्या हुआ? कहाँ जा रही हो बिटिया? अरे बिटिया रुको, बिटिया। ये लीजिए, अब जल्दी से इन पेपर्स पे आप साइन कर दीजिए। माँ जी, का है? कौन पेपर है? हाँ जी, इतना तो देखकर आपको समझ आ ही जाता होगा कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। चलिए साइन कर दीजिए इसमें। हाँ? मर जाएंगे लेकिन साइन नहीं करेंगे। ए बुढ़िया, हाँ? क्या बोली तू? साइन नहीं करेगी इन पेपर्स पे? हाँ? साइन नहीं करेगी इन पेपर पे? देख, इसी में सबका भला है। जिंदा रहना चाहती है ना तो साइन कर दे इन पेपर्स पे, नहीं तो पहले तुझे मारूंगा फिर तेरी वो प्यारी बहू नेहा को, और तुम दोनों मर जाओगे एक बार तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो ही जाएगी ना, समझी? तो साइन कर इस पे, साइन कर।
माँ जी अब ठीक है? उठ जाइए भाई साहब, आ गए हम। उठ जाइए। नेहा तू ठीक तो है? नेहा छोड़ दे हम लोग को। ये बहुत अच्छा काम किया तूने अनु। बहुत समझदार निकली तू। आखिरकार इस बुढ़िया को ढूंढ लिया ना तूने। हाँ पता है भाई साहब, नेहा प्रेग्नेंट है। सुबह पंडित जी का कॉल आया था कोमल को, कह रहे थे इसका ख्याल रखने के लिए। अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। घर में एक नया चिराग आने वाला है। हाँ लेकिन ये खुशखबरी अब ज्यादा दिन टिकने नहीं वाली है। पता है क्यों? क्योंकि मैं इसे आज मारने वाला हूं। बुढ़िया, पेपर्स पे साइन करती है नहीं? बेटा इसके साथ साथ तेरे खानदान का चिराग आने से पहले ही बुझ जाएगा। नहीं छोड़ दो उसको, हम साइन करने के लिए तैयार हैं। अनु साइन ले इसके, जल्दी कर अनु। सर, ये रहे विनय और उसकी फैमिली के कॉल रिकॉर्ड सर। सर नेहा उस दिन सच बोल रही थी, उसे विनय के नंबर से फोन आया था। और हाँ सर, विनय के मरने के बाद उसके नंबर से 3 नंबर पे फोन किया गया था। एक खुद उसके दूसरे नंबर पर, दूसरा नेहा के नंबर पर और तीसरा सर बंटी के नंबर पर। बंटी? तो बंटी कौन है? सर एक फ्रॉड है, हेरा फेरी के केस में कई बार अंदर जा चुका है। उठा के लाओ उसे। यस सर। सिंह जी सर। 1 मिनट। जल्दी कर बुढ़िया। हो गए भाई साहब साइन, अब ये सारी जायदाद हमारी हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब एक काम कर अनु, आग लगा दे पूरे घर को। नहीं नहीं ऐसा मत करो, मत करो, ऐसा मत करो। हमें जान दे लो, लेकिन अपनी बच्ची को कुछ मत करो। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है सर। खेल खत्म तुम लोगों का। अब अगर अपनी हड्डियां नहीं तोड़वाना चाहते तो अपना जुर्म कबूल करो। बोलो क्यों किया ये सब? जायदाद के लिए। और ये सब तब शुरू हुआ जब इस बुढ़िया ने हमें हमारे दहेज के पैसे देने के लिए मना कर दिया। इसने हमसे वादा किया था कि शादी के बाद हमारे बचे हुए 2-2 लाख रुपए दहेज के हमें दे दे, लेकिन नहीं दी। वो पैसे भी हम भूल गए। उसके बाद हम दोनों को बिजनेस करना था, उसके लिए पैसे मांगे इनसे। और उस दिन विसर्जन वाले दिन। अरे तुम दोनों बहुत ज्यादा बेशरम हो। जब देखो पैसा 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 का पहाड़ लगा है काम दे पास। अरे इतना दान दहेज दे करके ब्याह किया, फिर भी तुम लोग को 2-4 लाख हमेशा घटिए जाता है। देखिए माँ जी, गुस्सा मत कीजिए। घर में अभी अभी पूजा हुई है और ये दहेज वहेज के पैसों को छोड़िए। आप एक काम कीजिए, हमें उधार दे दीजिए और जैसे ही हमारा बिजनेस चल पड़ेगा आपको वापस लौटा देंगे। देखिए दामाद जी,
हम एकदम साफ साफ कह दे रहे हैं आप दोनों को देने के लिए हमारे पास फुट्टी कौड़ी भी नहीं है, बता दे रही हैं। और रही बात उधार की, तो कहीं और से ले लीजिए, इसमें कौन सा बड़ा बात है। देखिए माँ जी, मेरी बात और उसी दिन हमें अच्छे से समझ आ गया कि ये बुढ़िया हमें 1 रुपया नहीं देने वाली। इसलिए हम सबने मिलकर एक प्लान बनाया। ये विनय भैया ना पी पी के अपनी नशे की लत में सब पैसे कमा देंगे। देखो अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला अब, ना पैसा और ना बिजनेस, भूल जाओ सब। पैसा और जायदाद दोनों हमें मिल सकता है, उसके लिए तुम दोनों को हमारा साथ देना होगा। हाँ तो हम दोनों तो हैं, आप प्लान बताइए। सोचो अगर विनय को मार दिया जाए तो बचा कौन? माजी और नेहा। नेहा ठहरी बराई घर की, उसे घर से निकालना बहुत आसान, उसके बाद पूरी जायदाद हम लोगों की। लेकिन उसके लिए उस विनय को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी है। तो तुम दोनों मैंने सोच, क्योंकि तुम्हारे इकलौता भाई है वो। हाँ तो ठीक है, उन्होंने भाई वाला तो कोई काम किया नहीं है अब तक, काहे का भाई? हाँ क्यों दीदी, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, वैसे भी विनय का होना ना होना हमारे लिए बराबर है, तो हम तुम्हारे साथ हैं, करो जो करना है। और फिर हमने दिन में एक कार किराए पर ली और रात को हमने उससे विनय को मार दिया। और जैसा हमने सोचा था, सबको ऐसा ही लगा कि वो एक एक्सीडेंट था। और फिर कोमल ने माँ की वसीयत देखी। माँ, ये अलमीरा खुला नहीं है माँ। क्या हुआ, काहे चिल्ला रही थी? ये क्या है? हाँ दीदी ये देखो, माँ ने अपनी वसीयत नेहा भाभी के नाम लिख दी है। क्या? माँ क्या है ये सब? जायदाद का पेपर है। वो कहा है कि हमको विनय पर तनी को भी भरोसा नहीं, अगर हमरे मरने के बाद सारा जायदाद तहस नहस कर दिया तो, इसलिए हम सब नेहा के नाम पे कर दिए। और इसके बारे में तो नेहा को पता भी नहीं। माँ वो सब तो ठीक है, पर क्या आपको नेहा पे इतना भरोसा है? और अच्छा चलो है भी, तो भैया मर चुके हैं, तो आपको ये बदल देना चाहिए। हाँ अगर नेहा यहाँ से चली गई, अपनी दूसरी शादी कर लेगी तो बदल देंगे। पर माँ अगर उसने दूसरी शादी नहीं की तो? नहीं की तो जायदाद पर केवल उसका ही हक रहेगा। वसीयत की वजह से हम लोग का बनाया हुआ प्लान फेल हो गया। माँ ने ये क्या किया? हाँ मतलब अब बेटियों से ज्यादा उनको अपनी वो बहू लाडली हो गई है। आप लोग बोलोगे कुछ? तो नेहा को मार देते हैं। क्या? हाँ नेहा को मार देते हैं। अरे उसे मारेंगे कैसे जब वो घर से बाहर ही नहीं निकलती? हाँ सही कह रहा है अनु। अगर उसे घर पर मारा तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, लेकिन एक रास्ता है, क्यों ना हम उसकी मौत को एक्सीडेंट बना दें, जैसे हमने विनय के साथ किया। पर ये सब करेंगे कैसे? एक और रास्ता है, उसके लिए हमें एक नई वसीयत बनानी होगी और उस पर माजी के साइन चाहिए। मैं जानता हूं कि माजी आसानी से साइन नहीं करेंगे, उसके लिए हमें माजी को किडनैप करना होगा। किडनैप? लेकिन फिर पुलिस माजी को ढूंढेगी, हो सकता है वो हम तक भी पहुंच जाए, तब क्या करेंगे? अनु
माँ जी पुलिस को मिलेगी तभी तो पुलिस हमारे तक आएगी ना। अनु, तेरा वो पुराना वाला घर खाली है ना? हाँ वो तो कब से खाली है। और उसके बाद हमने एक भिखारन को किडनैप किया जो लगभग माँ जी की उम्र की थी। और अगले दिन माँ जी को अरे दिखाई नहीं देता है क्या बदतमीज? अरे अरे माँ जी आप, हम तो डर ही गए। भाई साहब भी हैं। चलिए आपको घर छोड़ देते हैं। हाँ हाँ आइए आइए। चलो बेटा। और फिर हमने माँ जी को बेहोश करके उनके कपड़े और गहने उस भिखारन को पहना दिए और रात को उसे सड़क पे लाके मार दिया और उसका सर कुचल दिया जिससे कोई उसे पहचान ना सके। उसके बाद मैंने सुमन को कहा वो जाए और माँ जी की सेफ से विनय का मोबाइल और प्रॉपर्टी के सारे पेपर लेकर आ जाए। विनय के मोबाइल में 2 सिम थे। एक सिम मैंने रखा और एक अनूप को दिया। हमें जब भी इस मामले के बारे में बात करनी होती थी तो हम वही नंबर्स यूज करते थे और उस बंटी से मैं उसी नंबर से बात करता था और बंटी ने ही प्रॉपर्टी की वसीयत बना के हमें दी थी। हेलो बंटी, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स रेडी हो गए क्या? तो जल्दी रेडी करके रखना। फिर मुझसे एक गलती हो गई। खाना खा लो माँ जी। नहीं खाना, हमें खाना। इतना गुस्सा सही नहीं, खाना खा लो वरना जल्दी मर जाओगी। कह दिया ना नहीं खाना, नहीं खाना। खा लो खा लो। जब आस नहीं आई ना तुझे, सारा कपड़ा खराब कर दिया। हेलो नेहा, हम सावित्री, तुम्हारी माँ। इतना सोचा था उससे ज्यादा सातिर निकली तू। हाँ 2 दिन खाना नहीं खाएगी ना तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं भूखी अब। उसे एक फोन कॉल की वजह से नेहा को यकीन हो गया था कि माँ जी जिंदा है। वो अपनी जिद छोड़ दे और घर छोड़ के भाग जाए, इसलिए हमने उस दिन उसे डराया था। और सर ये नेहा डरी नहीं, लेकिन मैं जानता था ये कि ये पुलिस स्टेशन जा सकती है, इसलिए मैंने वो फोन इसके भाई राजेश के घर जाकर छुपा दिया, जिससे कि हमारा शक उसके भाई राजेश पर चला जाए। और मैंने उस दिन सुमन को घायल करकर खुद आपके पास पुलिस स्टेशन आने को कहा था। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन न जाने पता नहीं आज कैसे यहाँ आके धमकी, और ऊपर से फिर हमें लेकर आइए दोनों। इन पे शक मुझे तब हुआ जब मैं विनय और नेहा की कॉल डिटेल चेक कर रहा था। उस डिटेल में हमें पता चला कि विनय के नंबर से नेहा को कॉल आया था। इसका मतलब यह था कि नेहा झूठ नहीं बोल रही थी उस दिन।
फिर मुझे याद आया कि इन दोनों ने फोन को चेक किया था और बाद में मुझे बताया था कि ऐसा कोई कॉल आया नहीं। इसका मतलब ये था कि ये दोनों झूठ बोल रही थी और इन्होंने लास्ट कॉल को डिलीट किया था मोबाइल से। पहले मैंने इन दोनों को अरेस्ट किया, उसके बाद बंटी को। अब तुम लोग जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। थू है तुम दोनों बेटियों पर। अरे हमरा अपना खून होते हुए हम ही को मारने की कोशिश की, अपने सगा भाई को भी नहीं छोड़ी। अरे डाइन भी ना 7 घर छोड़ देती है, लेकिन तुम दोनों तो डाइन से भी बदतर हो। हमरी बहू जो पराया होके भी हमरी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दी। आज के बाद तुम लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। साहब, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा, कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। एक परिवार बंधा होता है भरोसे की डोर से, पर जब ये डोर टूटती है तो ना सिर्फ एक परिवार बिखरता है बल्कि परिवार के लोगों के जीवन भी बिखर जाते हैं। जैसा कि सावित्री के परिवार के साथ हुआ, उसके बेटियों और दामाद के लालच और विश्वासघात ने उसके परिवार को बिखेर कर रख दिया और उसकी बहू नेहा ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। आज हर दूसरे घर में सास बहू के झगड़े के किस्से आम हैं। उनके लिए सावित्री और नेहा किसी मिसाल से कम नहीं है। अगर बहू सच्चे मन से सास को माँ माने तो सास का भी फर्ज बनता है कि एक माँ की तरह उसे दुलार करे, उसे समझे। याद रखें, अगर परिवार आपके साथ खड़ा हो तो खुशियां दोगुनी और गम आधे हो जाते हैं। इसलिए अपने परिवार का साथ कभी न छोड़ें। अब आपसे इजाजत लेता हूं। मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी के साथ। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। चलो, मैं कहता हूं चलो। ये लीजिए, रखिए अपनी बेटी को। क्यों ऐसा कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? हाँ? क्या चाहिए तुम्हें अब? कार, और वो भी SUV। इतना खूब हो गया हमारा, हाँ? तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते करते बर्बाद हो गया। जब तक कार नहीं आ जाती ना, ये यही रहेगी। और हाँ सासू माँ, जिस दिन कार आ जाए ना, उस दिन कॉल जरूर कर दीजिएगा। अरे देखिए ना कैसे हमारी बेटी को फेंक कर चला गया। अब कुछ तो करिए ना, अब कुछ कीजिए ना। रुको, सुनिए ना, देखिए ना हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भगवान के लिए कुछ तो कीजिए ना। देखिए आप ना फैक्ट्री फिर से खोलिए ना। हाँ, मुश्किलें कहाँ नहीं आती है, ऐसे हार मानने से थोड़ी ना चलेगा। हाँ, अब कुछ कीजिए ना। अरे कुछ नहीं तो फैक्ट्री बेच दीजिए, बेच दीजिए, कुछ तो मिलेगा। हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है यहाँ पर। मम्मी, 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 ये देखिए विजय ने डिवोर्स के पेपर भेजे हैं पापा। हाँ? भगवान, तलाक के पेपर्स? लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकता है? मम्मी, उसकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो कुछ भी कर सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं पापा से बात करती हूँ। सुनिए ना, देखिए विजय की बेटी को डिवोर्स दे रहा है वो। देखिए ना, आप कुछ करिए ना। तो तुम संभाल लो तुमको। अरे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कुछ कर रही हैं। यहाँ आपकी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है और आप शराब में डूबे हुए हैं। कुछ करिए ना। अरे मैं क्या कह रही हूँ आपसे, मेरी बात तो। नेहा, 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 शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? क्या चाहिए तुम्हें अब? कार, और वो भी SUV। मम्मी, ये देखिए विजय ने डिवोर्स के पेपर भेजे हैं पापा।
ये क्या कर रही हो पुत्री? इस अनमोल जीवन को ऐसे नष्ट कर दोगी? मेरे जीवन में अनमोल कुछ नहीं बचा है बाबा जी। जो भी है सब नष्ट हो चुका है। अब बस ये पिंजर रह गया है। इसको धोके क्या करूं मैं? जीवन अपने आप में अनमोल है, बस समय के साथ इस पे थोड़ी सी धूल जम जाती है। इसे हम मन का मैल कहते हैं। एक बार मन का मैल साफ हो जाए ना, तो इंसान सुधर जाता है। उसके बाद उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं होता। बाबा जी, कैसे साफ होगा मन का मैल? बाबा जी, ये क्या है? ये तुम्हारे मन का मैल है पुत्री। बाबा जी, क्या आप सच में किसी के भी मन का मैल साफ कर सकते हैं? बस उसके लिए ईंधन खर्च होता है, जो तुम्हें देना होगा। बाबा जी, मुझे मंजूर है बाबा जी। बस मेरे परिवार का कलेश नष्ट हो जाए। अब जो बोलेंगे मैं दे दूंगी बाबा जी। अब जो बोलेंगे दे दूंगी। बाबा जी, ये मेरे पति है राघव। सुनिए ना, हमारे घर पे एक बहुत महान बाबा है। ये ना सारे कलेश दूर कर देंगे। मेरा कलेश तो बस एक ही चीज दूर कर सकती है और वो ये है। अरे वाह पुत्र, तब तो हम भी अवश्य सेवन करना चाहेंगे इस कलेश को दूर करने वाली दवा। हाँ बाबा, क्या बात है। तो बैठिए ना बाबा जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए भी एक बनाता हूँ। अरे ग्लास तो है बाबा, मैं आपके लिए ग्लास लेके आता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे बाबा को पिलानी है अभी। बाबा लीजिए बाबा, महफिल में स्वागत है आपका। यस। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम। आचमन ग्रहण कीजिए। हाथ जोड़िए और मेरे साथ दोहराइए। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम। अब अपनी आंखें खोलिए और चारों तरफ देखिए। ये मन का मैल है आपके, जो अब साफ हो चुका है। आप अपनी शुद्ध आत्मा से आचमन ग्रहण कीजिए। अब आपके आत्म शुद्ध की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ईश्वर को प्रणाम कीजिए।
आज पियोगे नहीं रोज की तरह? इच्छा नहीं, सोचा चाय पी के देखते हैं। पियो। कैसी? बहुत अच्छी। मैंने बनाई है। नेहा बेटा, चाय। थैंक यू। बाबा जी, गर्मा गर्म चाय। अरे तुम भी आओ, तुम्हारे लिए भी है। आप लोग चाय पीजिए, मैं 2 मिनट में आया। चाय कैसी बेटा? पापा जी, ये तो चमत्कार हो गया। काल की माया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। बरसों का मैल और शुद्धिकरण की आवश्यकता है, किंतु उसके पहले ईंधन की आवश्यकता है। ईंधन? हाँ बोलिए ना बाबा जी, क्या चाहिए आपको? समय आने पे बता दिया जाएगा। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, 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 मैलम शुद्धम परिवर्तनम। आंखें खोलो। तुम्हारी संपूर्ण आत्मा की शुद्धि हो चुकी है। आचमन ग्रहण करो। आज फैक्ट्री शुरू कीजिए। हाँ, देखते हैं क्या हालत है फैक्ट्री की। पिछले 2 साल से बंद है। 1-2 मीटिंग भी रखी है मैंने। कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, और अगर एडवांस मिल गया ना तो कार की बुकिंग अमाउंट का पैसा 1 मिनट में मिल जाएगा। हमारी बेटी जितनी जल्दी अपने घर चली जाए ना उतना अच्छा है। ठीक है, चलता हूँ। हाँ, 1 मिनट, मैं दही गुड़ लेकर आती हूँ। 1 मिनट। अरे बाबा जी, चलता हूँ। तो खुश? हाँ बाबा जी, मैं बहुत खुश हूँ। आपने तो चमत्कार ही कर दिया। अब ईंधन देने का वक्त आ गया है। हाँ बाबा जी, बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? मैं आपको दे दूंगी। ओम शुद्धम जरा, ओम शुद्धम जरा, बाबा जी, हम यहाँ पर क्यों आए? पूजा की रूम तो नीचे है ना? शुद्धम शुद्धा शुद्धि। बाबा जी, क्या कर रहे हैं आप? बैठो। क्या कर रहे हैं आप? ध्यान भंग मत करो। काल से संपर्क स्थापित हो चुका है। ऐसा काल कहता है, ऐसा करो। बाबा जी, आप क्या कर रहे हैं? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। डरो मत, काल अपना ईंधन ले रहा है। मैं तो सिर्फ साधन मात्र हूं। ये जो प्रक्रिया है, इसके हो जाने के उपरांत तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जो गंदगी, जो मैल तुम्हारे मन में है, सब धुल जाएगा। और जो कष्ट, जो विपदा तुम्हारे परिवार पर आई है, सदा के लिए समाप्त हो जाएगी।
विजय, अरे दामले जी आप क्यों नमस्ते की उम्मीद कर रही थी? कार बुक हुई या नहीं? वो इन्होंने फैक्ट्री फिर से शुरू कर दी है और कॉन्ट्रैक्ट का भी कुछ। एक हफ्ते का समय है तुम्हारे पास। अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर कार बुक नहीं हुई ना, तो जो डिवोर्स पेपर्स मैंने घर में भेजे वो मैं कोर्ट में जाके सबमिट कर दूंगा, समझी? दामाद जी, एक हफ्ता। सुनिए ना, वो कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पुराने सारे क्लाइंट्स नए फैक्ट्री में जा चुके हैं और मिड सीजन भी चल रहा है। अब 6 महीने तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा। 6 महीने? हे भगवान, तब तक तो हमारा पूरा परिवार उजड़ जाएगा। एक हफ्ते का टाइम देकर गए दामा जी, सुना ना आपने? क्या कर सकता हूँ, मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। एक काम करिए, फैक्ट्री भेज दीजिए। हम दोनों कुछ भी खाकर गुजारा कर लेंगे, लेकिन बेटी का परिवार नहीं उजड़ना चाहिए। अरे ऐसे कैसे बेच दे फैक्ट्री? कोई खरीदार भी तो मिलना चाहिए। अब मुफ्त में तो नहीं दे सकते। हे भगवान, क्या करें? बाबा जी, आपने कहा था ना कि काल सारे कलेश दूर कर देगा, लेकिन देखिए ना, ये तो नई मुसीबत आ गई। अब कुछ कीजिए ना बाबा जी। गुनाह क्रिया कीजिए। गुनाह क्रिया? आप माता पुत्री के पास जो बहनें हैं, उन्हें गुनाह क्रिया के माध्यम से 2 से 4 गुना किया जा सकता है। उसके बाद आप कार खरीदी या हवाई जहाज। क्या ऐसा हो सकता है बाबूजी? अवश्य हो सकता है। काल के हाथों में सब कुछ संभव है। ये लीजिए बाबू, इतने ही है। हमारे दामाद की ख्वाहिशें पूरी करते करते बस इतने ही बच गए। चिंता मत करो, और भी आभूषण आ जाएंगे। पांच तोला। आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, आंख बंद कर लीजिए। आभूषणं त्वं दिग्गुणम्, आभूषणं त्वं द्विगुणम्, आभूषणं त्वं दिग्गुणम्, 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 आभूषणं त्वं दिग्गुणम्। पहले हम दोनों का मिला के 5 तोला था, अब 10 तोला हो गया। इससे संतुष्ट हो या फिर इसका 6 गुना करूं? लेकिन उसके लिए मुझे एक गुप्त प्रक्रिया करनी होगी। उसके लिए मुझे बाहर जाना होगा और मेरे आसपास कोई भी नहीं आएगा। अरे हाँ कहिए, नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। नहीं नहीं बाबूजी, हमें मंजूर है। आप गुप्त क्रिया कीजिए। अम्मी,
मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे कैसी गड़बड़? देखा नहीं 5 तोले का 10 तोला कैसे किया उन्होंने। अरे लेकिन कुछ नहीं। एक बार तेरी कार आ जाए और तू अपने घर सुखी हो जाए, मैं तो गंगा नहाऊंगी। अच्छा सुनो, उन्होंने कहा था ना कि उनकी जो भी क्रिया है वो नहीं देखनी। चलो हम अंदर चलते हैं। जी आप आज का ईंधन? जी लेकिन मेरे पति तो घर पर है। तुम्हारे पति बाहर अपनी आत्मा की शुद्धि में लगे, सुबह तक नहीं आएंगे। लेकिन जब तक काल को ईंधन की आपूर्ति हो रही है तब तक तुम्हारे घर की सुख शांति और संपन्नता बनी रहेगी। इसलिए लगता है सारा दिन तेल मसाले में डूबी रहती है। नेहा, नेहा, बाबा जी आप इस वक्त यहाँ? मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए आया हूं। मार्ग व्हाट? तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। मतलब? नेहा, देखो तुम पढ़ी लिखी हो, खूबसूरत हो, जवान हो, अभी तो तुम्हारे आभूषण पहनने के दिन। पहनूंगी ना, जब आप मेरे और मम्मी के आभूषण 4 से 6 गुना कर देंगे तो कार के लिए भी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किंतु यदि विजय ने कुछ और मांग लिया तो? मैं तो रमता जोगी बहता पानी हूं। आज यहां हूं, कल नहीं। तुम सोचते तुम्हारा क्या होगा? तो बाबा जी क्या करना पड़ेगा फिर? मन की शुद्धि, विजय के मन की शुद्धि करनी हो। जैसे मैंने तुम्हारे पिताजी के मन का मैल दूर किया, वैसे ही विजय के मन का मैल साफ करना होगा। ओह बाबा जी, यू आर सो स्वीट। टेल मी व्हाट टू डू। सबसे पहले तो विजय को यहाँ बुलाना हो। ठीक है, मैं कल ही बुला लेती हूँ। लेकिन इन सब में ईंधन खर्च होगा। ईंधन मतलब? समय आने पे बता दिया जाएगा। ठीक है बाबा जी, आप जो बोलेंगे मैं सब दूंगी, बस आप विजय के मन के मैल को दूर कर दीजिए। सब हो जाएगा।
क्यों क्यों बुलाया? बाहर कार खड़ी हुई दिखाई तो नहीं दे रही। विजय पापा गए हैं कार बुक करने। अरे तो तब बुलाना चाहिए था ना, जब कार बुक कर लेते। अभी क्यों बुलाया? विजय ये बाबा जी हैं। हाँ तो ये मन का महल साफ करते हैं विजय। तुम है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने और अपने खानदान का मैल पहले जाकर के साफ करवाओ। नियत में ना खोट है तुम लोगों की। तुम एक बार बाबा जी से शुद्धि क्रिया करवा के तो देखो, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी ठीक हो जाएंगी। ये सब फालतू के ढकोसले मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। कॉल तभी करना जब कार आ जाए। विजय विजय कार आज नहीं तो कल आ जाएगी पुत्र, किंतु एक बार कार से मुंह भंग हो गया फिर। जीवन में बड़ा बनने के लिए महत्वाकांक्षा का बड़ा होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए मन के द्वार को खोलना पड़ता है। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा मोल क्या है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे मन के सारे द्वार खोल दूंगा और तब तुम जान पाओगे कि ये कार तो बहुत ही तुच्छ वस्तु है। तुम जैसा योग्य युवक तो राजयोग भोगने के लिए बना है। मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां लाऊंगा। तुमको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। आओ चलो मेरे साथ पुत्र। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, 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 मैलम शुद्धम परिवर्तनम। आंखें खोलो पुत्र, शुद्ध जल का आचमन कर लो। अरे बाबा जी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं? तुम्हारे पति की आत्मशुद्धि के लिए ईंधन लेने आया। हाँ लेकिन इतनी रात में नहीं नहीं, आप प्लीज जाइए। और विजय आता ही होगा। नहीं आएगा, वो अपनी आत्मशुद्धि की प्रक्रिया से गुजर रहा है, सुबह से पहले नहीं आएगा। बाबा जी ये सब ठीक नहीं है। आप प्लीज यहाँ से जाइए। हाँ, डरो मत। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? बेटा तुम शुद्धि प्रक्रिया के बीच से चले आए। पहले आप ये बताइए कि आप इतनी रात को नेहा के कमरे में क्या कर रहे हैं? ईंधन लेने आया था। कैसा ईंधन? तुम्हारी शुद्धि प्रक्रिया का ईंधन। लेकिन तुमने प्रक्रिया बीच में छोड़ दी, इसलिए नहीं ले पाऊंगा। ये जो आपका ईंधन जो भी है, ये आप सुबह आपकी लैंग्वेज में प्रातः काल भी तो ले सकते थे ना। देखो बेटा, मैं जो तुम। अरे सुनिए बाबा जी, कायदे में रहेंगे ना तो फायदे में रहेंगे। जो काम करने यहाँ पर आए हैं वो चुपचाप कीजिए और निकलिए। अगर इधर उधर भटकेंगे तो हम जैसों को भटकने से कौन बचाएगा? गुड नाइट। हाँ बाबा जी। बेटा खराब तो मैं तुम्हारी जिंदगी करूंगा। अब हम क्रिया का प्रारंभ करेंगे। अपनी आंखें बंद करो, मेरे साथ दोहराओ। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम। पुत्र, आपका ध्यान भटक रहा है, ध्यान केंद्रित करो, नहीं तो मंत्रों की शक्ति खत्म हो जाएगी। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, 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 मैलम शुद्धम परिवर्तनम,
मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम। पुत्र अपनी आंखें खोलो। क्रिया के पश्चात ये शुद्ध जल आचमन के तौर पे ग्रहण करना है, इसे प्रकाश रखो। और एक बार हम फिर से अपनी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। हाथ जोड़िए, आंखें बंद करो पुत्र। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम। आंखें खोलो पुत्र। मैल, ये तुम्हारे भीतर का मैल जो अब साफ हो चुका है। तुम्हारे मन की आंखें खुल चुकी हैं। अपने अंतर चक्षुओं से देखो, माता राजलक्ष्मी तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ी है। अब तुम जो चाहोगे मिलेगा, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। चलो शुद्ध जल का आचमन कर लो। 3 बार आचमन और उसके बाद हम हस्त प्रक्षालन करेंगे। ग्रहण करो पुत्र। अब इसके उपरांत हम आसन में बैठ के प्रभु का ध्यान करेंगे। बाबा जी, बाबा जी, पापा जी मर गए? पूनम जी सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज। यस सर। और ये सारा सामान फॉरेंसिक में। यस सर। ये झोला किसका है? ये बाबा जी का। इसको फॉरेंसिक के लिए भेज। जी सर। पूनम, मुझे केस पॉइजनिंग का लगता है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, ये जहर नहीं है, ये तो मन का मैल है। मन का मैल? जी हाँ, बाबा जी मन का मैल निकालकर आत्मा की शुद्धि करते थे। बड़े एहसान है उनके हमारे परिवार पे, तो यहाँ पर उन्हें जहर कोई क्यों देगा? एक मिनट, वो मन का मैल कैसे साफ करते थे? मंत्रोच्चारण से। वो ऐसे करके मन का सारा मैल निकाल देते थे। मन निर्मल और आत्मा शुद्ध हो जाती है। मेरे पति को भी उन्होंने ऐसे ही ठीक किया। ये दिन भर शराब पीते थे, लेकिन अब शराब के नाम से भी दूर भागते हैं। पूनम। जी सर। बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है। नहीं, फ्रॉड नहीं थे वो तो बहुत पहुंचे हुए बाबा थे। कुछ ज्यादा ही पहुंचा हुआ लग रहा है। हाँ, इसीलिए किसी ने उन्हें सीधा ऊपर पहुंचा दिया। ये देखिए मम्मी, मिल गया बक्सा। पूरा गार्डन खोद डाला, मिल ही नहीं रहा था। लगता है बाबा इसे लेके चंपत होने वाला था। अरे ये क्या मम्मी, ये सब तो उतने ही गहने हैं, कुछ भी नहीं बढ़ा इसमें तो। लो, मैं तो क्या ही रहा था, ये सब उसका ढकोसला था। अरे ढोंगी था आपका बाबा। लेकिन एक मिनट, उसे मारा किसने? अपनी मौत मरा होगा, पाखंडी।
अच्छा ही हुआ। ये तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? तो क्या तुमने मारा है क्या? क्यों तुमने मारा है उसे? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे सही सही बोलो ना, अगर मारा है तो बोलो कबूल। फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ गई। आपके मन का मैल और कुछ नहीं बल्कि सिलिका है, इसे पानी में मिक्स किया है। मतलब ये जो दवाइयों वगैरह के साथ छोटे छोटे पाउच आते हैं ना, उसे सिलिका कहते हैं। ये नमी सोखने के काम आता है, पानी में मिलाओ तो फूल जाता है। बाबा इसी पाउडर को पानी में मिलाकर फेंकता था, पानी तुरंत सूख जाता था, पाउडर रह जाता और वो इसे मन का मैल कहता था। लेकिन उन्होंने तो मेरे पति को एक बार में ही ठीक कर दिया था। ये जड़ी हमें बाबा के झोले से मिली है। इसे खाने के बाद शराब का स्वाद नहीं आता और शराब पीने वाले का पीने का मन नहीं करता। ऐसी बहुत सारी दवाई मिलती है मार्केट में जो शराब की शराब छुड़ाने के काम आती है। लेकिन बाबा मरा कैसे? बाबा की मौत साइनाइड से हुई। क्या? सोनार इसे सोना चमकाने के काम में लाता है। एक चुटकी भर साइनाइड 80 किलो के आदमी को मारने के लिए काफी है। ये आप सीसी में देख रही है ना, व्हाइट पाउडर, यही साइनाइड बाबा के झोले में और आचमन के पवित्र पानी में इसके ट्रेसेस मिले। अब सवाल ये उठता है कि बाबा खुद तो साइनाइड खाएगा नहीं, तो ये साइनाइड उसको दिया किसने? बाबा ने आखिरी बार बैल क्रिया किसके साथ की थी? जय, मैंने नहीं मारा किसी बाबा को। वो तो हम पता लगा लेंगे। आप हमें अपने कमरे तक लेके चलो। सर मेरा यकीन कीजिए। नेहा कुछ बोलिए। चलो। अरे सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे तो पहले दिन से ही उस बाबा के ऊपर शक था। एक नंबर का ढकोसलेबाज था वो तो मैं अपनी पत्नी के कहने पर उसके सामने जाकर के बैठ गया और वो क्या कहते हैं, उसने कुछ वो मंत्रोच्चारण किए और वो पवित्र जल दिया मुझे पीने के लिए। फिर मैं वो पीने के बाद सीधा अपने कमरे में आ गया सोने के लिए और उसके बाद में मुझे कुछ याद नहीं है। सर आप पहली बार बाबा से कहाँ मिली थी? सर मम्मी लेकर आई थी। वो सर विजय का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा था और पापा भी बहुत ज्यादा पीने लगे थे। मम्मी इन सबसे परेशान होकर सुसाइड करने चली गई थी। वही बाबा उन्हें मिले और उन्हें बचाया और मम्मी से वादा किया कि वो मैल क्रिया से सब कुछ ठीक कर देंगे। पर सर वो बाबा बहुत गंदा था। क्यों? शुद्धि क्रिया के बदले में वो ईंधन मांगने की बात करता था और उस रात वो विजय की मैल क्रिया के बाद मुझसे ईंधन ही मांगने आया था, लेकिन बहुत गंदी गंदी हरकतें करने लगा। सर ये तो विजय वहां आ गया और डरो मत। ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? जो काम करने यहाँ पर आए हैं वो चुपचाप कीजिए और निकलिए। तो अगली क्रिया में तुमने बाबा का ही क्रियाक्रम कर डाला। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसको नहीं मारा है। थाने में जाकर ना अच्छों का सच बाहर आ जाता है। अरे पूनम अरेस्ट कर लो इसे। सर आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा है सर उसे। सर आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं मुझे? सर मैं आपसे कह रहा हूँ सर आप मेरा यकीन कीजिए ना, मैंने नहीं मारा है बाबा को। सर नेहा तुम बताते क्यों नहीं? क्रिया के बाद मैं सीधा कमरे में सोने आ गया था, मैंने कुछ नहीं किया है। सर आप मेरा... बाबा को मैंने मारा। मम्मी वो ईंधन कोई रुपया पैसा नहीं था, बल्कि एक औरत की इज्जत थी। नेहा के पापा को ठीक करने का दिखावा करके। अरे बाबा जी, उस बदमाश ने ईंधन के नाम पर मेरी इज्जत ले ली थी। उस पर भरोसा करके मैं चुप बैठी रही, लेकिन बात जब मेरी बेटी पर आई तब मैंने उसी के आचमन जल में उसी की दवाई मिला दी।
बेटा, कभी किसी पाखंडी बाबा पर भरोसा मत करना। अगर मंत्रों से सोना और चांदी दुगना होता ना, कोई बाबा यूं भटकता नहीं रहता। मम्मा, चलो। नहीं, मम्मी। साला पीने नहीं देता था, मेरे को पीने नहीं देता था। कौन पीने नहीं देता था राघव जी? अरे वही साला बाबा टाबा, तो मेरे दामाद को। वो चला गया है अभी, वो अभी वापस कभी नहीं आएगा। चलिए इंस्पेक्टर। एक मिनट आशा जी, राघव जी आपके दामाद को क्या? मेरे दामाद को मारने वाला था, मैंने उसी को। इंस्पेक्टर साहब, ये होश में नहीं है। आप तो जानते हैं ना कि पीने के बाद इंसान होश में नहीं रहता है। आप चलिए ना। जब वो आपके दामाद को मारने वाला था तो आपने क्या किया? मैंने उसी को लुढ़का दिया। कैसे लुढ़काया आपने उसे? साला पीने नहीं देता था, मेरे पीने नहीं देता। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम, मैलम शुद्धम परिवर्तनम। पुत्र, क्रिया के पश्चात ये शुद्ध जल आचमन के तौर पे ग्रहण करना है, इसे कपाप चटना। मैलम शुद्धम परिवर्तनम, 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 मैलम शुद्धम परिवर्तनम। पुत्र, चलो शुद्ध जल का आचमन करना। पूनम, अरेस्ट कर लो। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, असली गुनहगार तो कोई और ही है। क्या? मैं? हाँ तुम। अरे तुम्हारे दहेज के लालच की वजह से मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया। मेरे माँ बाप कंगाल हो गए सर, लेकिन इसकी डिमांड खत्म ही नहीं होती। इसी की वजह से हुआ ये सब। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए। हवलदार, पकड़ो इसे, चलो। आशा देवी ने एक अनजान बाबा पर जो अंधविश्वास किया, उसकी उन्हें और उनके परिवार को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करनी चाहिए थी जो दहेज की मांग कर रहा हो। नेहा जो पढ़ी लिखी और समझदार थी, अगर विजय की नाजायज मांगों का पहले ही विरोध करती तो शायद हालात इतने ना बिगड़ते। वहीं राघव जी ने शराब को छोड़ अगर फैक्ट्री में अपना मन लगाया होता तो आज जिंदगी उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ना काटनी पड़ती। विश्वास इंसान का सहारा है, लेकिन अंधविश्वास पतन का रास्ता। इसलिए किसी भी अंधविश्वास से बच कर रहें और समझदारी से फैसला लें। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय।